हेलो डियर स्टूडेंट्स, अब हम स्टार्ट करने वाले हैं अपने मॉडल पेपर की सीरीज़। जी हाँ, हमारे पास है सेशन 2023-24 का मॉडल पेपर मैथमेटिक्स का। मॉडल पेपर स्टार्ट, इसका सॉल्यूशन स्टार्ट करने से पहले मैं थोड़े से आपको जनरल इंस्ट्रक्शन बता देती हूँ जो कि आपको एग्ज़ाम के टाइम पे बताए जाएंगे। वो ये कि आपका जो टाइमिंग होगा वो 3 आवर्स 15 मिनट्स, यानी कि 3 आवर 15 मिनट्स आपको दिए जाएंगे। उसके जो 15 मिनट्स होंगे, स्टार्टिंग के जो 15 मिनट्स होंगे वो आपको दिए जाएंगे ताकि आप अच्छे से क्वेश्चन पेपर को रीड कर सकें। 15 मिनट बाद आपको आंसर कॉपी दी जाएगी। ये जो पेपर है ये हमारा 70 मार्क्स का होता है। जो हमारा क्वेश्चन पेपर होगा वो 2 सेक्शन में डिवाइड होगा, सेक्शन ए एंड सेक्शन बी। सेक्शन ए में हमारे 20 MCQs आएंगे और हर एक MCQ यानी कि हर एक मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन 1 नंबर का होगा, तो टोटल 20 है तो ये 20 नंबर के हो गए। इन 20 MCQs के लिए आपको एक OMR शीट प्रोवाइड करी जाएगी जिसके आंसर आपको, यानी कि ये जो 20 MCQs हैं इसके आंसर आपको उसी OMR शीट में फिल करने होंगे। नेक्स्ट आपके पास है सेक्शन बी। सेक्शन बी में आपके ऐसे क्वेश्चंस होंगे जो आपको आंसर कॉपी दी जाएगी वो उसमें आपको सॉल्व करने होंगे। चलिए चलते हैं बिना टाइम वेस्ट किए अपने सेक्शन 1 यानी कि MCQs पर। ये है हमारे पास हमारा सेक्शन 1। सेक्शन 1 में है हमारे पास यहाँ पे, ये हमारे पास हमारा सेक्शन 1 में हमारे पास मिलेंगे हमें 20 MCQs। ये जो मॉडल पेपर है, ये मॉडल पेपर यूपी बोर्ड ने अपनी ऑफिशियल वेबसाइट UPMSP पे अपलोड किए हुए हैं। आप वहाँ पे जाके चेक कर सकते हैं। लेकिन ये मॉडल पेपर आपको वहाँ पे हिंदी मीडियम में है, यानी कि ये जो लैंग्वेज है ये हमारी ट्रांसलेट करी हुई है, ठीक है। तो आपको वहाँ पे जब आप जाएंगे वहाँ से डाउनलोड करेंगे तो मॉडल पेपर मिल जाएगा आपको, नो डाउट, लेकिन वो वहाँ पे आपको हिंदी मीडियम में मिलेगा। ये मॉडल पेपर हिंदी और इंग्लिश दोनों इसको सॉल्व कर सकते हैं। अब हमारे पास है सेक्शन ए में है हमारे पास एमसीक्यूज। तो सबसे पहले पढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 1 को। क्या कहता है हमारा क्वेश्चन नंबर 1? क्वेश्चन नंबर 1 में है LCM ऑफ एनी 2 नंबर इज 60। हमारे पास 2 नंबर हैं और उन 2 नंबर का LCM हमें दिया हुआ है 60 एंड HCF इज 3। सेक्शन 1 का क्वेश्चन नंबर 1, हमें यहाँ दिया है LCM ऑफ 2 नंबर इज 60। 2 नंबर हैं, 2 नंबर का जो LCM है वो 60 है एंड HCF इज 3, और उनका जो HCF किया गया तो देखा कि वो 3 है। इफ 1 नंबर इज 12, अगर उसमें से एक नंबर 12 है देन द अदर नंबर विल बी। इसका लिखने का तरीका, जो भी चीज़ हमें गिवन होती है पहले उसको लिखते हैं। LCM ऑफ 2 नंबर, 2 नंबर है, हम 2 नंबर लेट कर लेंगे। हमारे पास एक नंबर है P और दूसरा नंबर है हमारे पास Q। ये PQ 2 नंबर है हमारे पास, और ये P है और ये Q है। इन दोनों P और Q का हमें LCM और HCF गिवन है। LCM एंड HCF हमें गिवन है। LCM कितना गिवन है? LCM ऑफ एनी 2 नंबर इज 60। LCM गिवन है हमें 60 एंड HCF इज, और HCF गिवन है हमें 3। इफ 1 नंबर इज, अगर उन दोनों नंबर में से कोई एक नंबर 12 है, 12 है, हम किसी भी एक नंबर को हम 12 सपोज कर लेते हैं, देन द अदर नंबर विल बी, तो दूसरा नंबर क्या होगा ये हमें इसमें फाइंड करना है। इसके लिए हम सभी जानते हैं LCM कैसे निकाला जाता है। LCM होती है लोएस्ट कॉमन मल्टीपल, HCF होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। जब भी हमारे पास 2 नंबर और LCM HCF की बात की जाएगी तो आपको बस एक छोटा सा रिलेशन याद करना है। वो क्या होता है कि हमारे पास 2 नंबर हैं, अगर हम उन दोनों नंबर का प्रोडक्ट करें, जो हमारे पास 2 नंबर दिए जाते हैं, अगर हम उन दोनों नंबर का प्रोडक्ट करें तो वो बराबर आता है उनके LCM और HCF के प्रोडक्ट के। मतलब जो आपको 2 नंबर दिए गए, अगर आप उनको आपस में मल्टीप्लाई करें तो जो इसका आंसर आएगा वो बराबर आएगा अगर आप उसी का ही LCM और HCF को मल्टीप्लाई करें। अब क्या करना है, आपको सिंपल इसकी वैल्यू पुट करनी है। यहाँ पे LCM की जगह आपको 60 पुट कर देना है, LCM की जगह आप 60 पुट कर दें।
HCF आपको दे ही रखा है 3, HCF की जगह आपको 3 पुट करना है, इक्वल टू P दे रखा है क्वेश्चन में 12। ये सारी वैल्यू हमें क्वेश्चन में ही दी हुई हैं। अब हमें फाइंड क्या करना है, हमें Q की वैल्यू फाइंड करनी है। अब आपको ये बात पता है, जिसकी आपको वैल्यू फाइंड करनी होती है वो वेरिएबल आपको, यानी कि वो जो नंबर है वो आपको अकेला करना पड़ेगा, यानी कि जो Q है जिसकी वैल्यू आपको फाइंड करनी है, इसको अकेला करिए भाई। तो इस Q के साथ यहाँ ये 12 मल्टीप्लाई में, आप इस 12 को जब दूसरी साइड जाएंगे तो ये डिवाइड में हो जाएगा। तो हो जाएगा 60 × 3 डिवाइडेड बाई 12 इक्वल टू Q। यहाँ पे हम जितना कैंसिल कर सकते हैं उतना कैंसिल कर सकते हैं, जैसे आपको बेहतर लगे आप उसको कैंसिल कर सकते हैं। यहाँ पे हमें सीधा सीधा दिख रहा है कि 12 5 × 60 होता है। सो हमने इसको लोअर फॉर्म में ले आया, इसको कैंसिल कर दिया, बचेगा कि हमारे पास 5 × 3, 5 × 3। सो ये आ गई हमारे पास Q की वैल्यू, यानी कि जो हमारे पास अगला नंबर है वो है 15। तो ये हमने फाइंड कर लिया इस तरह से हमारा अगला नंबर। तो हमारे पास इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सेकेंड, जो 15 दिया था। आप यहाँ पे देख सकते हैं हर क्वेश्चन के आगे एक चैप्टर का नेम दे रखा है। ये वो चैप्टर है जिससे ये क्वेश्चन बिलोंग कर रहा है, यानी कि जो क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है MCQ का, ये बिलोंग करता है रियल नंबर से। जो हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे वो रियल नंबर से बिलोंग करता है। जो थर्ड क्वेश्चन है वो है लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल का। सो इससे आप जाके इसको अपनी बुक में, अपनी कॉपीज़ में देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन 2। क्वेश्चन 2 में क्या कहते हैं, चलिए पढ़ते हैं क्वेश्चन 2। सो क्वेश्चन 2 हमारा क्या कह रहा है, क्वेश्चन 2 कहता है द प्रोडक्ट ऑफ अ नॉन जीरो रेशनल नंबर एंड एन इरेशनल नंबर इज। अगर हम कोई नॉन जीरो रेशनल नंबर लें और एक इरेशनल नंबर लें और उनका हम क्या करवाएं प्रोडक्ट, तो उसका आंसर क्या आएगा, यानी कि ऑलवेज इरेशनल नंबर की जो आंसर आएगा वो एक इरेशनल नंबर ही होगा, या ऑलवेज अ रेशनल नंबर जो आंसर आएगा हमारा एक रेशनल नंबर में आएगा। ये इरेशनल और रेशनल दोनों ही हो सकता है, या कोई वन, इसका आंसर आएगा 1। सो हम इसको चेक करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ कि रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर होते क्या हैं भाई। रेशनल नंबर्स एंड इरेशनल नंबर्स, रेशनल नंबर्स एंड इरेशनल नंबर। सो रेशनल नंबर्स हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं, आपको ये बात पता है कि रेशनल नंबर ऐसे नंबर्स होते हैं जिनको हम P/Q की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, यानी कि न्यूमरेटर होगा और कोई डिनोमिनेटर होगा, और जो इसका डिनोमिनेटर है यानी कि Q वो कभी भी 0 के इक्वल नहीं हो सकता। रेशनल नंबर आर दोज नंबर विच कैन बी रिप्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ P/Q वेयर Q डज नॉट बिलोंग्स टू 0। कभी भी 0 के बराबर नहीं हो सकता है, Q हमारा कभी भी 0 के बराबर नहीं होगा। और इरेशनल नंबर, सपोज इसके एग्जाम्पल में हमारे पास कोई भी होल नंबर ले लीजिए आप, 2, 5, या कोई फ्रैक्शन ले लीजिए 5/3, 7/8, यही सारे नंबर रेशनल नंबर होते हैं। आपको ये बात पता है कि हर नंबर के नीचे हम 1 लगा सकते हैं, तो हम इसे P/Q की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं ना। सो ये सारे नंबर हो गए हमारे पास रेशनल नंबर। एंड व्हाट अबाउट इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर हमारे पास ऐसे नंबर होते हैं जो अंडर रूट में, ऐसे नंबर जिनका स्क्वायर रूट नहीं होता है, जिनका स्क्वायर रूट नहीं निकल सकता। जैसे सपोज 3 जो नंबर है हमारे पास, ये किसी का स्क्वायर नहीं होता। जैसे हमारे पास 2 2 ज़ा 4 जो है वो 2 का स्क्वायर है, ऐसी 3 किसी का स्क्वायर नहीं है। सो इरेशनल नंबर ऐसे इरेशनल नंबर हमारे पास ऐसे नंबर होते हैं जो रूट में होते हैं और इनका स्क्वायर कोई स्क्वायर रूट नहीं फाइंड कर सकता। जैसे √5 हो गया, ठीक है, और आप ऐसे लिख सकते हैं √2 प्लस या माइनस, कोई भी साइन हो सकता है इनमें, √2 + 3 या 2 + √2, इस तरह की जो नंबर होते हैं ये सब इरेशनल नंबर में आ जाते हैं। अब चलते हैं अपने क्वेश्चन पे। क्वेश्चन में हमसे कहा है कि द प्रोडक्ट ऑफ अ नॉन जीरो रेशनल नंबर। तो हमें एक ऐसा नंबर उठाना है जो कि नॉन जीरो है। नॉन जीरो का मतलब 0 भी एक रेशनल नंबर है, 0 के अलावा जितने भी रेशनल नंबर है उनको उठाएं और एक इरेशनल नंबर से उसका प्रोडक्ट करवाइए। सपोज हमने एक नंबर उठा लिया यहाँ पे 5/3, ये हमारे पास नॉन जीरो, मतलब 0 तो नहीं है ना ये, तो नॉन जीरो रेशनल नंबर है, इसको उठाया, उसको हम प्रोडक्ट करवाएंगे किसी भी रेशनल नंबर के साथ। सपोज हमने यहाँ पे उठा लिया √5, ठीक है।
तो हम नॉन जीरो रेशनल नंबर को इरेशनल नंबर के साथ जब हम प्रोडक्ट कराते हैं तो आंसर में क्या आएगा देखते हैं। जब भी हमारे पास जो हमारे नॉर्मल नंबर होते हैं उसको हमें रूट वाले नंबर के साथ मल्टीप्लाई करना होता है, तो ये कभी डायरेक्ट मल्टीप्लाई नहीं करेगा। ऐसे 5 5 से 25 कभी नहीं हो सकता। ये जो सादा नंबर यानी कि जो रूट का ये नॉर्मल नंबर होता है हमारे पास 5, ये रूट वाले नंबर के साथ बस लिख दिया जाता है, ये इसके साथ खड़ा हो जाता है आके, बस इससे ज़्यादा ये इसके लिए कुछ नहीं कर सकता। सो ये आगे इसके मल्टीप्लाई होने की वजह से ये पूरा नंबर अब इरेशनल कहलाएगा, क्योंकि इस नंबर में अब एक रूट का नंबर आ गया जो कि बाहर नहीं आ सकता है। सो ये नंबर हमेशा एक इरेशनल नंबर कहलाएगा। तो हमेशा ये बात याद रखेंगे, जब भी एक रेशनल नंबर इरेशनल नंबर के साथ प्रोडक्ट करेगा, मल्टीप्लाई करेगा, तो उसका आंसर हमेशा ऑलवेज इरेशनल नंबर आएगा। क्या आएगा? ऑलवेज इरेशनल नंबर। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन 3। क्वेश्चन 3 क्या कहता है हमारे द सॉल्यूशंस ऑफ द लीनियर पेयर, द सॉल्यूशंस ऑफ द लीनियर पेयर ऑफ इक्वेशन, द सॉल्यूशन ऑफ द लीनियर पेयर ऑफ इक्वेशन। हमें यहाँ दो इक्वेशन दी हुई हैं, x + 2y - 5 = 0 एंड 4x + 8y - 20 = 0। सो हमें ये जो लीनियर पेयर, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल हैं, इनके सॉल्यूशंस फाइंड करने हैं। कुछ जो इक्वेशन है उनको देख के बताना है हमें कि इसके सॉल्यूशन क्या आएंगे। यूनिक सॉल्यूशन आएंगे, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस आएंगे, नो सॉल्यूशंस आएंगे, ये एग्जैक्टली 2 सॉल्यूशन। सो सबसे पहले आप इसका बेसिक समझें। लीनियर इक्वेशन क्या होती है भाई? लीनियर इक्वेशन हम ऐसी इक्वेशंस को कहते हैं, सपोज हमारे पास है सभी, अभी हम सिर्फ ये समझ रहे हैं लीनियर इक्वेशन क्या होती है। लीनियर इक्वेशन कोई भी इक्वेशन है हमारे पास, जैसे x + 2 है या s + 5 है, कोई भी इक्वेशन, या y + 4 कोई भी है और ये = 0 में है, कोई भी ऐसी इक्वेशन जिसके वेरिएबल पे डिग्री यानी कि उसकी पावर क्या होनी चाहिए? 1, और उससे बड़ा कोई और नंबर नहीं होना चाहिए, मतलब उससे बड़ी कोई और पावर वाली टर्म नहीं होनी चाहिए उसमें। जैसे सपोज ये आ गई हमारे पास 2x² + x + 2, तो ये लीनियर इक्वेशन नहीं कहलाई जाएगी। हम यहाँ पे डिग्री देखते हैं। डिग्री किसे कहते हैं? हाईएस्ट पावर। यहाँ वेरिएबल के ऊपर हाईएस्ट पावर तो 2 है ना, तो ये लीनियर इक्वेशन नहीं है। लीनियर इक्वेशन देखने का ये तरीका होता है, हमारे पास जो वेरिएबल है उसकी हाईएस्ट पावर देखिए। तो यहाँ पे ये जो वेरिएबल है x, ये एक ही है और इसके ऊपर आप देख सकते हैं कुछ नहीं होती है। जब यहाँ पे पावर या एक्सपोनेंट कुछ नहीं होती है तो उस केस में हम 1 मानते हैं, तो इसी को हम कहते हैं लीनियर इक्वेशन। अब यहाँ पे क्योंकि एक ही वेरिएबल है तो हम इससे कहेंगे लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल, लीनियर इक्वेशन ऑफ 1 वेरिएबल। ऐसे यहाँ पे आप देख सकते हैं s + 5, यहाँ पे जो वेरिएबल है s, इसके ऊपर भी भाई 1 पावर है, तो इसे भी हम कहेंगे लीनियर इक्वेशन 1 वेरिएबल, इसे भी हम कहेंगे लीनियर इक्वेशन 1 वेरिएबल। लेकिन हमारा जो क्वेश्चन है वो उसमें हमें कहा गया है लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल का क्वेश्चन है। सो 2 वेरिएबल क्या होता है? जब भी हम इस तरह की टर्म बनाते हैं जिसमें हमें x + y और -2 या =2 या -2 = 0, इस तरह की टर्म, मतलब कोई भी इक्वेशन हो जिसमें हमें 2 वेरिएबल दे रखे हैं और दोनों वेरिएबल की जो एक्सपोनेंट या पावर हो वो 1 होगी, इस केस में हम इसे लीनियर इक्वेशन तो कहेंगे ही कहेंगे, लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल कहेंगे। क्या कहेंगे? लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। इसको, ऐसी टर्म्स को हम कहते हैं लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। अब ये जो लीनियर इक्वेशन होती है इनको जनरल रिप्रेजेंटेशन जो होती है इसकी कुछ ऐसे होती है। ये होता है, देखिए हमारे पास एक होती है x की टर्म, या आप कोई भी वेरिएबल ले सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। x होता है एक हमारे पास, एक होता है y, ठीक है। तो x का जो भी कोफिशिएंट होगा, भाई ऐसा तो है नहीं कि कोई भी कोफिशिएंट नहीं हो, 0 हो जाए, तो उस केस में तो ये लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल कहलाएगी नहीं, क्योंकि x पूरा जो है हमारा कैंसिल हो जाएगा। सो x का कोई कोफिशिएंट होगा 1 2 3 4, कुछ भी नेचुरल नंबर, ठीक है, मतलब कुछ भी हो सकता है, ठीक है। अब यहाँ पे 0 के अलावा अब आप यहाँ पे देख सकते हैं y का भी कोई कोफिशिएंट होगा, यहाँ पे y के कोफिशिएंट को हम ले लेंगे b। फिर यहाँ पे होती है हमारे पास एक कांस्टेंट टर्म, तो कांस्टेंट टर्म को हम c से डिनोट करते हैं =0। ये होती है हमारे पास जनरल रिप्रेजेंटेशन, लीनियर इक्वेशन की जनरल रिप्रेजेंटेशन की, लीनियर इक्वेशन को कैसे रिप्रेजेंट करा जाता है। अब ज़रा आप देखें इस टेबल को, यहाँ पे हम इस टेबल से हम
अपने इस क्वेश्चन का सल्यूशन फाइंड आउट करेंगे। यहाँ पे हम देख सकते हैं कि हमारे पास यहाँ पे दो यानी कि पेयर दिया जाता है। यहाँ पे एक लीनियर इक्वेशन नहीं होती, दो दो लीनियर इक्वेशन होती हैं। सो हमने कुछ इसे ऐसे डिनोट कर लिया ax प्लस by, क्योंकि ये पहली लीनियर इक्वेशन है तो इनके कोफिशिएंट को हमने नाम दे दिया a1 b1 c1। ऐसे ही हमारे पास दूसरी लीनियर इक्वेशन है तो हमने इसके कोफिशिएंट को नाम दे दिया a2 b2 c2। अब हमारे पास ये लीनियर इक्वेशन है, इनकी जनरल रिप्रेजेंटेशन है, ठीक है। अब हमें इक्वेशन देख के ये बताना है कि उसके भाई एग्जैक्टली वन सोल्यूशन है, यूनिक सोल्यूशन है, या नो सोल्यूशन है। सो इसके लिए तरीका होता है, आपको करना क्या है, आपको करना ये है कि जो हमारे पास x के कोफिशिएंट है, x की यानी कि पहली इक्वेशन का जो x का कोफिशिएंट है उसको डिवाइड करवाना है दूसरी इक्वेशन के x कोफिशिएंट यानी कि x a1/a2 को अगर हम डिवाइड कराएंगे, फिर हम डिवाइड कराएंगे b1/b2, तो b1/b2 अगर a1/a2 b1/b2 बराबर नहीं आ रहे यानी कि इन दोनों को डिवाइड करके इनको रेशियो करेंगे हम, अगर वो दोनों आंसर इक्वल नहीं हैं, इस केस में क्या हुआ है, इंटरसेक्टिंग लाइंस यानी कि जो दोनों लाइंस हैं वो एक दूसरे से इंटरसेक्ट कर रही हैं, एक पॉइंट पे ही एक दूसरे को कट कर रही हैं। जब ये एक पॉइंट पे एक दूसरे को कट करती हैं, इस केस में जो इनके सॉल्यूशंस बनते हैं वो यूनिक सॉल्यूशन, मतलब कोई एक ही सॉल्यूशन आएगा, मैनी सॉल्यूशंस नहीं होते हैं इस केस में। आप यहाँ देख सकते हैं ना, एक ही पॉइंट से पास होके जा रही हैं दोनों लाइनें, यानी कि जो x की वैल्यू पहली वाली जो फर्स्ट वाली लाइन के लिए जो x की वैल्यू होगी वही x की वैल्यू सेकेंड लाइन के लिए होगी, ऐसी y की जो वैल्यू होगी वही सेकेंड y के लिए होगी, ठीक है। नेक्स्ट केस में आपको ये देखना है, अगर हमारे पास a1/a2 इक्वल आ जाए b1/b2 और इक्वल आ जाए c1/c2 यानी कि तीनों के रेशियो बराबर आ जाते हैं, a1/a2 तो बराबर है ही b1/b2 के और c1/c2 भी इक्वल है, तो इस केस में जो हमारी लाइन है वो कोइंसिडेंट लाइंस है। कोइंसिडेंट लाइन किसे कहते हैं, कोइंसिडेंट लाइन कहते हैं, जैसे सपोज हमारे पास ये एक लाइन है, ठीक है। अब इस लाइन के ऊपर एक और लाइन हमारे पास ऐसे आ जाती है कोइंसाइड, तो आपको तो सिर्फ ये दिख रहा है ना कि यहाँ पे एक रेड पेन है, लेकिन असल में क्या है, एक पेन के ऊपर दूसरा पेन आ गया, इसे कहते हैं कोइंसिडेंट लाइंस, ओके। तो कोइंसिडेंट लाइन के केस में दोनों एक दूसरे से टच हो रहे हैं, नहीं तो यानी कि हर कोऑर्डिनेट्स इसका एक दूसरे से टच हो रहा है, यानी कि दोनों की सेम कोऑर्डिनेट्स होंगे, तो इस केस में क्या होता है, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस निकलते हैं, यानी कि x और y की जो वैल्यू होगी वो इनफाइनाइट वैल्यूज फाइंड आउट हो जाएंगी इस केस में, ओके। नेक्स्ट आता है हमारे पास, अगर हमारे पास a1/a2 इक्वल है b1/b2 के, लेकिन c1/c2 के बराबर नहीं है, तो c1/c2 कोई ऐसी टर्म आई जो a1/a2 b1/b2 के बराबर नहीं है, इस केस में हमारे पास जो लाइंस होती हैं ये पैरेलल होती हैं। पैरेलल लाइन कैसी होती है, जैसे आप ये देख रहे हैं, एक ये लाइन जा रही है ब्लू कलर की और एक ये लाइन जा रही है रेड कलर की, एंड हमें ये बात पता है कि जो पैरेलल लाइंस होती हैं वो कभी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती हैं। जब वो एक दूसरे को इंटरसेक्ट ही नहीं करेंगी तो उस केस में उनका कोई सोल्यूशन ही नहीं बनेगा। यहाँ पे जो हम सोल्यूशंस देखते हैं असल में वो होता है उन दोनों का कॉमन, यानी कि कौन सी ऐसी वैल्यू होती है जिसपे दोनों लाइंस एक दूसरे से मिल जाती हैं। सो इस केस में अब ये जब इंटरसेक्ट ही नहीं करेंगी तो यहाँ पे कोई सोल्यूशन ही नहीं बनेगा, सो इस केस में नो सोल्यूशन। अब आ जाते हैं हम अपने क्वेश्चन पे। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम इसको किस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। सो हमारा क्वेश्चन कह रहा है x + 2y - 5 = 0, एंड नेक्स्ट इक्वेशन है 4x + 8y - 20 = 0। हमने आपको बताया था आपको सिर्फ करना क्या है, x का जो कोफिशिएंट है ऊपर वाली लीनियर इक्वेशन में और नीचे वाले में दोनों को सिर्फ हमें डिवाइड कराना है, यानी कि रेशियो लेना है। यहाँ आप देख सकते हैं कोई नंबर नहीं है, जब यहाँ पे कोई नंबर यानी कि कोई कोफिशिएंट नहीं है उस केस में हम 1 ले लेते हैं, तो ये हो जाएगा 1 और नीचे हो गया 4। ऐसे ही आपको y के लिए लेना है, y का यहाँ पे क्या है 2 और नीचे क्या है 8। ऐसे ही आपको क्या लेना है c के लिए, ठीक है। तो c यहाँ पर है हमारे पास -5 और नीचे -20, हम साइन के साथ उठाते हैं। अब हम जितना इसको कैंसिल कर सकते हैं, अगर ये कैंसिल हो रहा है तो हम इसको कैंसिल कर देंगे, 2 × 1 = 2, 2 × 4 = 8, और यहाँ देखिए ऊपर नीचे सेम साइन, मतलब माइनस माइनस से माइनस कैंसिल हो जाता है, बचा 5 की टेबल से हम इसको डायरेक्ट कैंसिल कर सकते हैं, 5 × 1 = 5, 5 × 4 = 20। सो हम यहाँ से क्लियरली देख सकते हैं कि यहाँ a1/a2 यानी कि ये तो कंडीशन ये आ गई ना, a1/a2 b1/b2 और c1/c2,
यहाँ पे ये सब तीनों ही एक दूसरे के बराबर हैं। a1/a2 बराबर है b1/b2 के, बराबर है c1/c2 के। इस कंडीशन में हमने आपको क्या बताया था, जब भी कंडीशन आ जाती है a1/a2 इक्वल है b1/b2 के, इक्वल है c1/c2 के, इस कंडीशन में जो हमारी लाइंस है वो कोइंसाइड कर जाती है, यानी कि एक के ऊपर एक लाइन आ जाती है। सो इस केस में इनफाइनाइटली मैनी सोल्यूशंस होते हैं, बहुत सारे सोल्यूशंस बन सकते हैं। जितना लाइन ये आगे जाएंगी तो सोल्यूशंस बढ़ते ही जाएंगे, तो ये तो कभी ख़त्म ही नहीं होगा। तो इस केस में हमने ऐसे बताया कि इस केस में होते हैं हमारे पास इनफाइनाइट मैनी सोल्यूशंस। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में हमसे कहा जा रहा है द लार्जेस्ट नंबर विच व्हेन डिवाइडेड बाय 70 and 125 गिव्स रिमाइंडर 5 and 8। हमें एक ऐसा लार्जेस्ट नंबर बताना है जो कि 70 से डिवाइड करेगा तो 5 रिमाइंडर देगा। हमें एक ऐसा नंबर बताना है, हमें क्या बताना है, एक ऐसा नंबर बताना है जो कि 70 से डिवाइड करेगा तो 5 रिमाइंडर देगा, एंड 125 से डिवाइड करेगा तो 8 रिमाइंडर देगा। देखिए दोबारा पढ़ते हैं, द लार्जेस्ट नंबर विच व्हेन डिवाइडेड बाय 70। हमें एक ऐसा बड़ा नंबर फाइंड करना है, लार्जेस्ट नंबर, सबसे बड़ा ऐसा नंबर फाइंड करना है जिसको अगर हम 70 से डिवाइड करवाएं तो वो नंबर देगा हमें रिमाइंडर 5, और जब हम उसी सेम नंबर को 125 से डिवाइड करवाएंगे तो वो हमें रिमाइंडर देगा 8। तो हमें ऐसे लार्जेस्ट नंबर फाइंड करना है, उसके लिए हमें क्या करना होता है, अब आप ये समझें, अगर हमारे पास 70 है तो 70 का रिमाइंडर है 5। जैसे सपोज अगर हमारे पास हम 5 को डिवाइड करवा रहे हैं 2 से, ठीक है, अब 2 2 ज़ा 4 तो ये हो गया 1, ठीक है, रिमाइंडर बचा 1। अगर मेरे पास जो ये नंबर था 5, अगर मैं 5 में से जो मेरा रिमाइंडर है वो माइनस कर दूं, यानी कि 5 में से 1 गया तो 4, तो 4 एक ऐसा नंबर था जो 2 से पूरा डिवाइड हो सकता था। सो यहाँ से हमें कॉन्सेप्ट क्या मिला कि जो हमारा नंबर है 70 का जो रिमाइंडर बच रहा है 5, तो आप एक काम करें ना कि 70 में से 5 को, जो हमारा 70 है 70 में से 5 को आप माइनस करा दें। जब हम 70 में से 5 को माइनस करेंगे तो हमारे पास बच जाएगा 65। ठीक है, ऐसी 125 में से आप 8 को माइनस करा दें, 125 में से माइनस करा दीजिए 8 को, तो बचेगा आपके पास 117। ओके सिर्फ अब आपको करना क्या है, क्वेश्चन में पूछा था द लार्जेस्ट नंबर, तो लार्जेस्ट नंबर पूछा। जब भी हमें इस तरह का कोई क्वेश्चन आता है उस क्वेश्चन का मतलब है हमें उसमें निकालना है HCF। तो अब जो हमारे पास नंबर है, अब हम इन दोनों का HCF निकालेंगे। जब हमें HCF मिलेगा तो इसका मतलब है वो आ जाएगा हमारे पास कॉमन फैक्टर, कॉमन नंबर, दोनों का एक कॉमन नंबर मिल जाएगा हमें। सो हम फाइंड करते हैं HCF फाइंड करने का तरीका है कि हम अलग अलग 65 का HCF अलग करें और 117 का अलग कर लें, तो हम HCF फाइंड कर सकते हैं। 65 हम देख सकते हैं ये 2 से भी नहीं जा रहा है, 3 से भी नहीं जा रहा है, तो डायरेक्ट हम इसको 5 से कैंसिल करेंगे। 5 1 ज़ा 5, अब 5 1 ज़ा 5, ये तो 6 है, तो क्योंकि हमने 5 के लिए लिया है और 6 में से 5 गया 1, यहाँ पे 1 बचा है। 5 1 ज़ा 5, यहाँ 6 है, 1 बचा है, वो जो 1 है वो इस 5 के आगे लग जाएगा तो ये हो जाएगा 15। अब 5 की टेबल में 15, 5 3 ज़ा 15। सो अब 3 प्राइम नंबर है, 3 1 ज़ा 3। अब हम इसको सॉल्व करते हैं। अब हम यहाँ पे ये देखेंगे कि 117 किसकी टेबल में आता है, यानी कि किससे डिविजिबल है। अब भाई ये 2 से तो डिविजिबल होगा नहीं, क्यों, क्योंकि इसका जो 1 डिजिट है वो इवन नंबर नहीं है। 2 से सिर्फ वही नंबर जाते हैं जो इवन होते हैं, जैसे कि जिसके लास्ट डिजिट यानी कि यूनिट डिजिट इवन हो, 0 2 4 6 8, कोई ऐसा नंबर होता है तो 2 से पूरा डिविजिबल होता है। अब ये 2 से नहीं है। फिर इसके बाद हम चेक करते हैं क्या ये 3 से डिविजिबल है। तो 3 के लिए हमारे पास एक ट्रिक है। 3 में हमें ये देखना होता है कि जो हमारे पास नंबर है उनके डिजिट्स का सम करिए आप, जैसे 7 + 1 8 + 1 9, तो 7, ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारे पास ऑल ओवर इनको प्लस करके क्या आ जाएगा 9। 9 एक ऐसा नंबर है जो 3 की टेबल में आता है। अगर कोई ऐसा नंबर आ जाता है प्लस करके डिजिट्स को जो 3 की टेबल में आता है तो वो 3 से जाएगा। ठीक है, सो हम इसको 3 से अब इसको सॉल्व करते हैं। अब 3 3 ज़ा 9, भाई 11 तो नहीं आता, उससे कम 3 3 ज़ा 9। अब हमने 9 के लिए लिया है, लेकिन ये क्या है 11 में से 9 के 2 बचेगा, वो 2 इस 7 के साथ लग जाएगा, हो जाएगा 27। तो हो जाएगा 3 9 ज़ा 27। अब ये आगे 39, हम इसको और आगे
थ्री से डिवाइड हो जाएगा ये, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, अब ये हो जाएगा 13 1 जा 13। सो हमें यहाँ पे क्या हुआ, इसका HCF के लिए पहले आप इसकी फैक्टर्स लिख दें। 65 के हमारे पास फैक्टर्स हो गए 5 मल्टीप्लाई बाई 13, ऐसे ही 117 के फैक्टर हो गए 3 मल्टीप्लाई 13। HCF क्या कहता है भाई, HCF होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। जो भी नंबर दोनों में डिवाइड, मतलब दोनों में आपको मौजूद होगा, जो भी नंबर हमें दोनों में मिल जाएगा वही HCF होता है। आप देख सकते हैं कि ऊपर 5 है तो नीचे कहीं 5 नहीं है, नीचे 3 है तो ऊपर कहीं 3 नहीं है, यानी कि हमें 13 ऊपर भी है 13 नीचे भी है, तो यही एक ऐसा नंबर है जो इसका HCF बनेगा। तो HCF के क्या आ गया इसका 13 इसका HCF मिल गया हमें 13। चलिए बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 में है द सम ऑफ द फर्स्ट 5 मल्टीपल्स ऑफ 3 इज, 3 के यानी कि 3 की टेबल के शुरू के 5 टर्म्स, ठीक है। द सम ऑफ फर्स्ट 5 मल्टीपल, ऐसे नंबर उठाने हैं हमें जो 3 की टेबल में आते हैं, शुरू की 5 टर्म्स, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 5 में पूछा जा रहा है द सम ऑफ फर्स्ट 5 मल्टीपल्स ऑफ 3, यानी कि 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, 3 5 जा 15। हमें क्या करना है, इसका सम करके दिखाना है। अब आपको ये बात पता है ये इतनी सिंपल सी टर्म है, आप इसको नॉर्मली भी सॉल्व कर सकते हैं। आप इसको प्लस कर दोगे तो भी आप इसका सम निकाल सकते हो, लेकिन क्योंकि हम एक पैटर्न फॉलो कर रहे हैं और हम चैप्टर वाइज आपको चीज़ें समझा रहे हैं, तो हम आपको बता दें ये जो क्वेश्चन उठाया गया है ये आपके ही चैप्टर अरिथमेटिक प्रोग्रेशन से उठाया गया है। सो यहाँ पे हम इसको ऐसे ही सॉल्व करेंगे जैसे आपको AP में बताया जाता है। सो हमारे पास जो क्वेश्चन है वो है 3 6 9 12 15, यानी कि हमें 3 के 5 शुरू के 5 मल्टीपल्स का सम फाइंड करना है। अब हम इसको करेंगे AP से। अब AP क्या होती है, सबसे पहले मैं आपको बता दूं, AP कोई भी सीरीज हो सकती है, नंबर ऑफ टर्म्स हो सकती हैं, जिसकी किसी भी आगे वाली टर्म्स में से, जैसे उसका प्रीसीडिंग टर्म, पीछे वाली टर्म को अगर हम माइनस करें, किसी भी आगे वाले टर्म्स में से पीछे वाले टर्म्स को माइनस करें तो सेम नंबर आना चाहिए। जैसे 6 में से 3 गए तो 3 बचेंगे, 9 में से 6 गए तो भी 3 बचेगा, 12 में से 9 गए तो भी 3 बचेगा, 15 में से 12 गए तो भी 3। तो इस केस में हमने ये देखा कि जो इनका डिफरेंस है, यानी कि जब भी हम इसको माइनस कर रहे थे तो एक ही वैल्यू आ रही थी, तो उसे हम कहते हैं कॉमन डिफरेंस। क्या कहा जाता है इसको, कॉमन डिफरेंस। तो D, जिससे हम D से डिनोट करते हैं, जिसको हम D से डिनोट करते हैं, तो कॉमन डिफरेंस हो गया यहाँ पे 3। ये जो AP होती है, AP की जो फर्स्ट टर्म होती है, इसी को हम स्मॉल a से डिनोट करते हैं। तो यहाँ पे स्मॉल a यानी कि AP की फर्स्ट टर्म है 3, कॉमन डिफरेंस हो गया 3। अब हम सम कैसे फाइंड करें, तो AP में सम फाइंड करने के लिए एक हमें स्पेशल फार्मूला होता है SN, सम ऑफ n टर्म्स। फार्मूला होता है n/2 2a प्लस n-1 इंटू D, ठीक है। अब यहाँ पे हमें फाइंड क्या करना है, हमें सम फाइंड करना है कितनी टर्म्स का, 1 2 3 4 5। हमें 5 टर्म्स का सम फाइंड करना है, यानी कि हमें एक AP दे रखी है जिसमें 5 टर्म है, हमें उन टर्म्स का सम फाइंड करना है। तो n कहता है नंबर ऑफ टर्म, ये जो n है यहाँ पे ये कहता है नंबर ऑफ टर्म्स। तो यहाँ टर्म्स टोटल कितनी हो गई 5, तो हम ये कह सकते हैं हमें फाइंड करना है सम 5 टर्म्स का। हमें जो AP दे रखी है उसकी 5 टर्म का सम फाइंड करना है। तो n की वैल्यू होगी हमारे पास 5/2। अब इन दोनों के बीच में कोई साइन नहीं, तो मल्टीप्लाई a क्या बताया था हमने, AP की जो फर्स्ट टर्म होती है, जो पहली टर्म, पहला जो नंबर आता है उसी को a कहते हैं। तो ये आ जाएगा 3 प्लस n हम ऑलरेडी फाइंड कर चुके हैं, n होता है हमारे पास नंबर ऑफ टर्म्स। नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है 5, तो 5 - 1, और D होता है कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस मतलब आगे वाली टर्म में से पीछे वाली टर्म को, किसी भी आगे वाली टर्म में से पीछे वाली टर्म को माइनस कर रहे हैं, और आंसर अगर सेम आ रहा है तभी ये AP है, तभी उस केस में D जो है हमारे पास कॉमन डिफरेंस कहलाएगा। तो D आ गया हमारे पास यहाँ पे 3। अब हम इसको सॉल्व करेंगे। तो सम हमें फाइंड करने के लिए आपको ये बात पता है, सबसे पहले हम करते हैं ब्रैकेट को सॉल्व। तो ये 2 × 3 सब ऐसे ही रखा रहेगा, यहाँ पे ब्रैकेट के अंदर एक और ब्रैकेट है, सबसे पहले करेंगे इसको सॉल्व। 5 - 1, 5 में से 1 गए तो ये बचेगा हमारे पास 4, और ये जो 4 है ये इस 3 के साथ है मल्टीप्लाई में, तो ये हमने बना लिया मल्टीप्लाई। फिर है 5/2। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं सबसे पहले किया जाता है हमें मल्टीप्लाई, कभी हम प्लस नहीं करेंगे, ओके। 2 3 × 6 प्लस 4 3 × 12,
तो ये हो जाएगा, अभी हम पूरा ब्रैकेट सॉल्व करेंगे। 6 और 12 हो जाएगा हमारे पास 18। अब आप ये देख सकते हैं जो ब्रैकेट है 18, ये इस 5/2 के साथ किस में है, मल्टीप्लाई में, तो हम इसको मल्टीप्लाई बना लेंगे। ठीक है, अब क्या ये दोनों यानी कि न्यूमरेटर डिनोमिनेटर एक ही टर्म से कैंसिल हो रहे हैं? जी बिल्कुल हो रहे हैं। 2 9 ज़ा 18, सो ये बचेगा हमारे पास 5 × 9 और 5 9 ज़ा 45। सो हमारे पास ये सम ऑफ 5 टर्म्स ऑफ मल्टीपल ऑफ 3 के स्टार्टिंग के 5 मल्टीपल्स का सम आप करेंगे तो आपको मिल जाएगा 45। सो ये आप अपने एपी के इस तरीके से भी फाइंड कर सकते हैं, और ये आप सिंपल तरीके से नॉर्मल एडिशन परफॉर्म करके भी आप इसका सम फाइंड कर सकते हैं। लेकिन ये जो तरीका है सम फाइंड करने का, ये आप किसी भी जो आपके पास डिफ़िकल्ट टर्म्स आ जाएं उसके लिए भी आप इसको यूज़ कर सकते हैं।